Good morning, students. Today we will start the 11th physics and your syllabus. In your syllabus, first unit is physical world, and in this unit we have two chapters. First chapter is physical world and second chapter is units and dimensions. तो physical world में हमारा theoretical part है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट है हमारा नेचर ऑफ फिजिकल लॉज. तो फिजिकल लॉज कौन कौन से होते हैं, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जो कि चेंज होती हैं. कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं, कुछ क्वांटिटीज़ होती है जो टाइम से इंडिपेंडेंट होती हैं. ठीक है, तो जो टाइम की इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं वो क्या होती है, कंजर्व्ड क्वांटिटीज़. कंजर्व्ड क्वांटिटीज़ किनको बोलते हैं, विच डज नॉट चेंज विद टाइम. ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं कंजर्व्ड क्वांटिटीज. तो फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, कुछ लॉज होते हैं जो फंडामेंटल लॉज ऑफ कंजर्वेशन होते हैं. ठीक है, तो फंडामेंटल लॉज कौन कौन से हैं. फर्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, सेकंड है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, थर्ड है हमारा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो जो फर्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी होती है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. वो ना तो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है. ठीक है, तो एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन में क्या होता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. जिसका मैंने एग्जांपल कल लाइव क्लास में भी दिया था कि जैसे कोई एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो फैन के थ्रू किस में कन्वर्ट होती है, मैकेनिकल एनर्जी में. जैसे हम रनिंग करते हैं तो जो हमारी मस्कुलर एनर्जी है वो किसकी फॉर्म में रिलीज होती है, वर्क की फॉर्म में. ठीक है, तो इस तरीके से एनर्जी ट्रांसफर होती है, मतलब कन्वर्ट होती है या फिर ट्रांसफर होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में. ठीक है, तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है किसी भी सिस्टम की. ऐसे ही हमारा चार्ज होता है कि चार्ज किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है, वैसे तो नॉर्मली बॉडी न्यूट्रल होती है, पर अगर हम किसी बॉडी के ऊपर चार्ज जनरेट करते हैं तो वो जो चार्ज होता है वो पूरे कंप्लीट सिस्टम पे क्या होता है, कंजर्व्ड होता है. दैट मीन्स कि एक अगर बॉडी है, ये सेकेंड बॉडी हमने ये ले ली, इन दोनों का हमने रब किया तो इस पे मान लिया हमारा पॉजिटिव चार्ज आ गया. ठीक है, इसके ऊपर हमारा क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया. इसके ऊपर हमारा क्या जनरेट हो गया, नेगेटिव चार्ज. जैसे कि हमने कॉम का एग्जांपल दिया था कल मैंने आपको कि कॉम के एग्जांपल में क्या होता है कि अगर कॉम को हम वुलन क्लॉथ के साथ अपने हेयर्स के साथ रब करते हैं तो क्या होता है, कॉम ना कुछ जो पेपर्स अगर आप स्प्रेड करोगे तो पेपर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट छोटी क्लासेस में भी बताते हैं कि कॉम को अपने बालों से रब करो, फिर उससे पेपर उठाओ. तो ये ना चार्ज की प्रॉपर्टी होती है, उसके ऊपर चार्ज जनरेट हो जाता है इसलिए वो पेपर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और उस पे पेपर के जो पीसेज होते हैं वो चिपक जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सिस्टम हो गया, ये कंप्लीट हमारा क्या हो गया, सिस्टम हो गया. ठीक है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ज्यादा हो गए, यहाँ पर कम हो गए, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया. ठीक है, लेकिन सिस्टम क्या होता है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का जो फॉर्म बनता है उसको हम बोलते हैं सिस्टम. सिस्टम हमेशा ही न्यूट्रल रहेगा, सिस्टम हमेशा क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा. सिस्टम के ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा. इन दोनों का कॉम्बिनेशन, जितना चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव जनरेट हुआ होगा उतना ही चार्ज इसके ऊपर नेगेटिव जनरेट हुआ होगा. तो जो टोटल चार्ज, नेट जो चार्ज होगा वो क्या होगा, जीरो. दैट मीन्स कि हमेशा कंजर्व रहेगा. ठीक है, सेम हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है. थर्ड कॉन्सेप्ट में एक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो इसमें हम दो चीजें पढ़ते हैं, एक तो लीनियर मोमेंटम पढ़ते हैं, सेकेंड हम क्या पढ़ते हैं, एंगुलर मोमेंटम. एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के बारे में तो हमने जैसे 9th में भी पढ़ा है कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, हमारा पी से डिनोट करता है जो कि हमारा कितना होता है, m इंटू वी के. ठीक है, और जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एल से डिनोट किया जाता है और वो किसकी फॉर्म में होता है, वो इनर्शिया की फॉर्म में होता है. ये आपने स्टडी नहीं किया होगा, हम 11th क्लास में इसको स्टडी करेंगे एंगुलर मोमेंटम को, लेकिन फॉर्म सिर्फ सेम होती है. जो लीनियर मोमेंटम होता है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ द टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज जीरो देन द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम में हमने पढ़ा है कि P इक्वल्स टू mE होता है, और हमने एक चीज पढ़ी है कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, F एक्सटर्नल.
ठीक है, एफ एक्सटर्नल के इक्वल होता है। तो जो एफ एक्सटर्नल, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स कांस्टेंट रहेगी, दैट मीन्स जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी, टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम विल बी जीरो, देन टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम विल ऑलवेज बी कंजर्व्ड। ठीक है, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की जाएगी तब तक चेंज इन मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, जैसे मास इनटू वेलोसिटी। इनिशियली कोई बॉडी मास एम मास की बॉडी है, ये वेलोसिटी u से मूव कर रही है, और फाइनली टाइम t में ये कितनी वेलोसिटी गेन कर लेते हैं, v वेलोसिटी, मास सेम रहता है। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा कितना लिखा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग हमारा चेंज इन मोमेंटम क्या लिखा जाएगा, एक सेकेंड। तो जो मैंने लिखा कि फर्स्ट इनिशियली इस बॉडी का मास m है, वेलोसिटी क्या है u, और टाइम t में इस बॉडी का मास सेम रहने वाला है और वेलोसिटी गेन कर लेता है v। ठीक है, तो इसका जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम क्या है इसका m इंटू यू, और फाइनल मोमेंटम इसका क्या होगा m इंटू वी। तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, p फाइनल माइनस p इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम हम क्या लिख सकते हैं, p फाइनल माइनस p इनिशियल। तो हमारा चेंज इन मोमेंटम किसके इक्वल है, m v माइनस m u इंटू डिवाइडेड बाय t। ये हमारा क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे निकाला चेंज इन मोमेंटम। और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होता है, ये जो चेंज हुआ है वेलोसिटी में, जो चेंज हुआ है कितने टाइम में हुआ है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये टर्म रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अब हमने सेकेंड लॉ में पढ़ा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, एफ एक्सटर्नल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यही चीज हमें दी हुई है कि अगर एफ एक्सटर्नल हमारी कोई जीरो ली हुई है, हमने एफ इक्वल्स टू हमने जीरो लिया हुआ, तो ये वाली जो चीज है ये चेंज ही नहीं होगी, ये कंजर्व रहेगी, मतलब परमानेंट शुरू से लेके एंड तक ये यही रेशो देता रहेगा। ठीक है, फिक्स होगा। तो इसी को बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। नेक्स्ट हमारा सेम है, इसमें एंगुलर मोमेंटम होता है। एंगुलर मोमेंटम में क्या होता है कि जो एक सेकेंड, एंगुलर मोमेंटम में जो हमारे फोर्स होता है, फोर्स की जगह पे हमारा क्या आता है, टॉर्क आता है। और टॉर्क किस सिस्टम पे होता है, टॉर्क मतलब फोर्स तो हमारा क्या है, फोर्स तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने फोर्स लगाया और इसको पुश कर दिया। ठीक है, इसको बोलते हैं हम फोर्स। ठीक है, टॉर्क क्या होता है, कोई एक्सिस होती है, इसके ऊपर अगर कोई ये बॉडी है, ये इस एक्सिस के अलोंग मूव कर रही है, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ जाती है। ठीक है, इस एक्सिस के अलोंग मूव कर रही होती है, तो ये किसकी वजह से कर रही होती है, टॉर्क की वजह से। तो ये वाले कॉन्सेप्ट हम लोग रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में पढ़ेंगे, जो कि हमारे 11th में है, 11th में ही टॉपिक है। तो इसमें सिर्फ अभी आप ये पढ़ लो कि जो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इफ द टोटल एक्सटर्नल टॉर्क ऑन द सिस्टम इज जीरो, then the total angular momentum of the system remains conserved। इसमें भी सेम है, अगर टॉर्क इसमें जीरो रहेगा तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम जो रहेगा, टोटल एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड, ठीक है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। इसके बाद है हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स टॉपिक शुरू हो जाता है हमारा, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में क्या है कि हमें मेजरमेंट्स की जरूरत क्या पड़ी, यूनिट्स की जरूरत क्या पड़ी। कोई भी चीज है, कोई भी टॉपिक है, तो हमें क्या करना होता है कि उसको मेजर करना होता है। जैसे लेंथ हो गई, तो लेंथ को हम क्या बोलेंगे, हमेशा हम लेंथ तो नहीं बोल सकते, उसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, मीटर की जरूरत पड़ी। जैसे टाइम हो गया, टाइम के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, सेकंड की जरूरत पड़ी। ऐसे ही मास हो गया, तो मास के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, केजी की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो क्वांटिटीज होती हैं उनकी यूनिट की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो ये मेजरमेंट्स किस किस के बिहाफ पे की जाती हैं कि ये जो है ये हमेशा सेकंड जो है ये फिक्स रहेगी, मतलब एक पर्टिकुलर चीज का नाम मेंशन कर दे कि 1 सेकंड या फिर 1 मीटर। तो इस तरीके से ये जो नीड ऑफ मेजरमेंट है, इसमें मेजरमेंट्स की जरूरत क्यों पड़ी,
किसी भी चीज़ को मेज़र करने के लिए तो कुछ ना कुछ तो डायमेंशन चाहिए होती है ना, तो इसलिए हमें मेजरमेंट्स की ज़रूरत पड़ी। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स में आपको क्या पढ़ना है, कुछ क्वांटिटीज़ पढ़नी है और फंडामेंटल यूनिट्स पढ़नी है और डिराइव्ड यूनिट्स पढ़नी है कि डिराइव्ड कौन सी होती हैं और फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स।